वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आर्थर एश का एक कोट है, स्टार्ट वे यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। कुछ साल पहले मैंने एक महिला की सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर देखी थी। उन्होंने यूट्यूब में एक अपनी चैनल की शुरुआत की थी और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन था, कुछ मेकअप का सामान था और वो दूसरी महिलाओं को, लड़कियों को सिखाते थे कि कैसे कम से कम सामान से आप बेस्ट मेकअप जो हैं वो कर सकते हैं। तो यही कुछ टूल्स लेके उन्होंने अपने यूट्यूब की चैनल की शुरुआत की। धीरे 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 करके आज उनकी चैनल जो है वो इतनी बड़ी बन चुकी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, आपके पास वक्त हैं तो उसका बेस्ट इस्तेमाल करें। आपके पास जितने भी किताबें हैं तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। आपके पास लेटेस्ट लैपटॉप भले ही ना हो, आपके पास भले ही थोड़ा पुराना स्मार्टफोन हो, आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जब आप ये करेंगे तो ट्रस्ट मी, एक दिन आएगा जब आपके पास लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर पाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू यूज वट एवर यू हैव। आज 18 अगस्त 2021 है, दिन है वेंसडे। अब आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ज्वाइन बटन। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके यू कैन सपोर्ट आवर एफर्ट्स। आज हमारे टेबल के ऊपर चार इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। डॉक्टर एट द डोर, फिर इंग्लिश फॉर ऑल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज कुछ और एड ऑन पॉइंट्स हैं। और लास्ट में बात करेंगे मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आवर इकोनॉमी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डॉक्टर एट द डोर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये कोविड 19 पेंडेमिक जब आया और कोविड 19 ने स्टार्टिंग में जो अपना कहर बरसाया और धीरे धीरे जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और फिर हमें पता चला कि जिन लोगों को किसी ना किसी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको कोविड से सबसे ज़्यादा खतरा है। जो जनरली हेल्थी हैं और उनको कोविड होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी बीमार है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको किडनी के कोई डिजीज़ थे, जिनको लंग्स के कोई डिजीज़ थे या फिर हार्ट के साथ जुड़े हुए कोई डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों की सिचुएशन भी काफ़ी क्रिटिकल हुई, ज़्यादा खर्च भी हुआ और इवेंचुअली उनकी मृत्यु भी हो गई। और कोविड से पहले भी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते थे, उन्होंने वार्निंग दे दी थी। 2014 के टाइम पर आई थिंक बाराक ओबामा ने यह स्टेटमेंट दिया था कि फ्यूचर में हमें पेंडेमिक्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ये जब कोविड 19 हमारे सामने डिटेक्ट हुआ, उससे पहले कुछ ही महीनों पहले की बात है, आई थिंक अक्टूबर 2019 की बात है, जब बिल गेट्स ने और उनकी टीम ने मिलकर एक मीटिंग भी की थी और उसमें उन्होंने जो फ्यूचर में ऐसे कोविड 19 टाइप ऑफ पेंडेमिक हो सकते हैं तो उनके बारे में क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, कि कितने ख़तरनाक ये हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मीटिंग हुई। और उसके 2 महीने बाद ही हमें कोविड 19 जैसा एक पेंडेमिक देखने को मिला। तो एटलीस्ट एक चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। ये पेंडेमिक के बारे में तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे पेंडेमिक्स जो हैं वो आते रहेंगे। तो उसको रोकने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। एक तो यही है कि हम हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करें, तो ये हो जाएगा नंबर 1। लेकिन बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए हमें भी बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और उनके रिजल्ट जो हैं वो हमें कुछ दशकों के बाद शायद देखने को मिले। कितना डैमेज हमने किया है उसका परफेक्ट मीन्स आंकड़े तो हैं, लेकिन अभी भी हम परफेक्शन से ये नहीं कह सकते कि इतना डैमेज हुआ है। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और पता नहीं कितने सारे ऐसे वायरसेस जो हैं वो जस्ट राउंड द कॉर्नर हैं। कब वो नया एक वायरस जो है वो आ जाए, यू नेवर नो। तो बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में भी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो हम चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को जितना हो सके उतना हम कंट्रोल करें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपके हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज़, ओबेसिटी
और ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग इन डिजीज़ से जूझ रहे हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है, और जब कुछ बीमारी हो जाती है और या फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर रिपोर्ट निकालते हैं, तब पता चलता है कि उनको ये सारे डिजीज़ हैं। पेंडेमिक के टाइम पर हमने ये भी देखा कि क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, वो एक ही चीज़ के ऊपर या फिर ज़्यादातर जो फोकस था वो था कोविड के ऊपर। तो इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारे जो दूसरे डिजीज़ के साथ जूझ रहे लोग जो थे उनको टाइम पर मेडिकल हेल्प नहीं मिली, मेडिकल केयर नहीं मिली, जिनको हम जनरली कहते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट। इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट। अभी तक दुनिया के सभी देशों ने इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट को नंबर वन माना है, या फिर नंबर वन हम मानते थे। दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों की बात करें तो यूके की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड के टाइम पर। इटली की सिचुएशन, जर्मनी, फ्रांस, देन वी हैव यूएसए की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यूएसए और इटली जो है उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट या फिर हेल्थ केयर सेक्टर रोबस्ट होने के बावजूद भी उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो गई। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। और हमारे देश में भी ये चीज़ हुई कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो टाइम पर नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ओवरऑल इसका एक सॉल्यूशन यही निकाला जा सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कि एनसीडीज़ के ऊपर, एनडीसीज़ के ऊपर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी एक कोशिश जो है वो तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु ने एक नई स्कीम निकाली है, मक्कालाई थेडी मारुथुवम। ये स्कीम जो है ये कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है, ताकि हम ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को टैकल और ट्रीट कर सके। हाल ही में वहाँ के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, और इसके लिए एक टेम्पररी बजट जो है वो 250 करोड़ रुपीस का रखा गया है। अब ये जो स्कीम है उसमें किया जाएगा, इसमें जितने लोगों की एज 18 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। तो ऐसे 10 कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, ओरल, सर्विकल, ब्रेस्ट कैंसर्स, टीबी, लेप्रेसी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, मेंटल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोगों का चेकअप किया जाएगा। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, तो उनको उनके घर तक दवाई जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो ये एक नई शुरुआत जो है वो तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों को ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो इसका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अब ये स्कीम जो है ये बहुत ही अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट लोग जो हैं उनका चेकअप तो हो जाएगा, उनको पता चलेगा कि उनको कोई डिजीज़ है या नहीं। फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि जो वेरेबल्स आ रहे हैं, जो स्मार्ट वॉच हैं फॉर एग्जांपल, जिनको हम वेरेबल्स कहते हैं, जो आप पहन सकते हैं, तो फ्यूचर में ऐसे गैजेट्स जो हैं उनके माध्यम से ही, मीन्स जैसे जैसे ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेट बनेंगे, तो वैसे बहुत सारी ऐसे डिजीज़ को हम पहले से ही डिटेक्ट कर पाएंगे। आज रिसर्च इस बात के ऊपर भी चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, क्या हम जो व्यक्ति हैं उनको पहले से ही पता चल जाए कि जिस प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल है उस प्रकार से उनको आने वाले इतने सालों के अंदर ये डिजीज़ हो सकते हैं, तो और उसके सॉल्यूशन के क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको सजेशन ये दिया जाएगा कि आप इतना वॉकिंग कर लीजिए, इतना एक्सरसाइज कर लीजिए, और फिर आपके डे टू डे टारगेट्स और ये सारी चीज़ें। और फिर जो ऐसे डिजीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, और कुछ ऐसे हैं, या फिर ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ तक मेरी समझ है, वो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर दे तो ये सारे डिजीज़ को हम दूर रख सकते हैं। यहाँ पर जो सरकार ने एक स्टेप लिया है, इट्स ए वेरी गुड स्टेप, राइट, के टाइम पर चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा।
अगर किसी को डिजीज़ है या नहीं, इस चीज़ के बारे में आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। अगर डिजीज़ है तो आपको थोड़ी बहुत दवाई जो है, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और एंड योर एज, आपको सरकार से थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आई वुड से कि ये जो मेथड है इट इज़ नॉट होलिस्टिक। इट्स अ गुड स्टेप, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन ये होलिस्टिक नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमें ये सारे डिजीज़ के आंकड़ों को बहुत ज़्यादा कम करना है तो वी नीड दिस टाइप ऑफ पार्क्स। हर एक एरिया के अंदर आपके पास कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए पार्क्स होने चाहिए जहाँ पर एडल्ट्स जो हैं, जो लोग हैं, वो कुछ वक्त निकाल कर, ऐसा नहीं है कि वो 2-3 घंटे यहाँ पर है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स यहाँ पर जा सकें, थोड़ी बहुत जो भी जिसको पसंद हो उस टाइप की एक्सरसाइज कर सकें। हमारे शहरों के अंदर जॉगिंग ट्रैक्स होने चाहिए, साइकिलिंग ट्रैक्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग पसंद करेंगे कि वो ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते, वो साइकिल लेकर ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस आ जा सकते हैं, तो और सेफ हो, राइट, कि ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादातर हमारे शहरों में तो ऐसा होता है कि ऐसे ट्रैक बनाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी मोटरसाइकिल्स चलाए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे जो शहर हैं उसमें ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से भी, ट्रैफिक की वजह से भी लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमारे देश में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, एंड दैट इज़ साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन की वजह से आपका फोकस जो है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली डैमेज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। फिर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है, एक प्रेशर जो है वर्क का, आजकल ये कल्चर बन चुका है और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं। उनको पूरा अपने जीवन का कोई उनको मतलब नहीं रहता है, ऐसी फीलिंग आने लगती हैं। तो ये सारी सिचुएशन, ये अलग अलग एंगल से, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई रियली वांट यू गाइज टू शेयर योर थॉट्स। और क्या ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल योगा, मेडिटेशन, तो क्या ऐसे पार्क्स के अंदर कोई ऐसे पार्क्स भी बनाने चाहिए जहाँ पर लोग जो है वो योगा और मेडिटेशन करने के लिए जा सकें। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है तो डू प्लीज़ लेट मी नो, स्टिक योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो मेरा मानना है कि अगर हम ऐसा करें तो डिज़ीज़ जो है उसको हम रोक पाएंगे। डिज़ीज़ होने के बाद दवाई मिलना, दैट्स ए ओके गुड थिंग, लेकिन डिज़ीज़ ही ना हो वो हमारा फोकस होना चाहिए। क्यूरेटिव से अच्छा है प्रिवेंटिव। The state, which has a high burden of non-communicable diseases, also acted on data that indicated very low community control rates for hypertension, that is 7.3%, and diabetes 10.8% among patients. जिन लोगों को, मीन्स तमिलनाडु की बात करें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं तो उसमें से 7.3% ऐसे हैं जो दवाई लेते हैं, और जिनके हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, और जिनके डायबिटीज़ हैं तो ऐसे 10.8% है जो कंट्रोल रेट जो है, कम्युनिटी कंट्रोल रेट, ये बहुत ही कम है। भारत की बात करें तो इंडिया हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट रिपोर्ट 2016 का ये रिपोर्ट जो है वो कहता है कि 55% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया वाज कॉज्ड बाय एनसीडीज, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। 55% हमारे देश में बर्डन जो है, हेल्थ का जो बर्डन है, तो उसमें डिजीजेस का बर्डन है, उसमें 55% कंट्रीब्यूशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। इट इज़ आइडियल दैट नेशंस प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस फर्दर एंडेमिक्स। जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में ऐसे एपिडेमिक्स जो है वो आते रहेंगे, तो वी हैव टू एटलीस्ट हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम कर दें तो लोगों की मृत्यु के रेट जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंग्लिश फॉर ऑल। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने, जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किया, तो उसके बारे में ये कहा कि आज हमारी सोसाइटी बनाए से हमारी, ही इज़ टॉकिंग मीन्स आई एम सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि क्योंकि अंग्रेज़ों का राज चल रहा था यहाँ पर, तो हर कोई जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई करना चाहता है, और हमने किसी और का कल्चर जो है वो एडॉप्ट कर लिया है।
उनका ये व्यू पॉइंट है। अब भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये है कि अंग्रेज़ी में पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए, मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो इमरान खान के बारे में मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने खुद रॉयल ग्रामर स्कूल इन वॉइस्टर, ये यूके में है, तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी उन्होंने पढ़ाई की है। तो ख़ुद उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ाई की हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन आज वहाँ पर पढ़ाई की है आपने और फिर आप दूसरे दिन ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके कल्चर में आप रहिए, ऐसा दिस इज़ कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट हो गया, इज़न्ट इट। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए मदर टंग हर किसी को, मीन्स इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग, हम सबको अपनी मदर टंग जो है वो पसंद ही होती है। फॉर एग्जाम्पल माई मदर टंग इज़ गुजराती, तो मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, राइट, वेर एवर आई गो, राइट, गुजराती इज़ गोइंग टू बी माई मदर टंग। मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन ऑफ कोर्स गुजराती इज़ लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन आवर होम, और तो दैट इज़ गोइंग टू मीन्स वो मेरे एक जीवन का पार्ट हैं। अब इंग्लिश और हिंदी भी ये दो लैंग्वेजेस हैं। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं अभी आपके साथ इंटरेक्ट कर पाता? अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं आती, या फिर तो मुझे अगर इंग्लिश में अच्छी ग्रिप नहीं होती मेरी, या फिर रीजनेबल ग्रिप नहीं होती, तो क्या मैं जो एक 4 साल पहले जब मैंने स्टडी आईक्यू के साथ शुरुआत की, तो उस टाइम पर आई यूज्ड टू टेक इंग्लिश हिंदू एनालिसिस, वो प्योर इंग्लिश में रहता था। तो इट वाज नॉट मीन्स मेरे लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती अगर मुझे एक लैंग्वेज नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अंग्रेज़ी और हिंदी लैंग्वेज सीखी तो मेरा प्यार जो है, मेरा प्रेम जो है वो गुजराती लैंग्वेज से कम हो गया। ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट इट इज़ एन एसेट फॉर मी। ये मेरे लिए एक एसेट हो चुकी है कि मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके साथ मीन्स एक ऐसा वक्त था जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन यूके, तो उस टाइम पर जब मैं, वहाँ के जो लोग थे, कुछ फ्रांस के लोग थे, कुछ वहाँ के यूके के लोग थे, तो ऐसे मेरे जो दोस्त थे, तो उनके साथ जब मैं कल्चर के बारे में बात करता था, इंडियन कल्चर के बारे में, तो जब मैं उनको कहता था कि ये 3 लैंग्वेजेस, मीन्स अंग्रेज़ी तो आती ही थी, लेकिन उसी के साथ हिंदी और गुजराती के बारे में मैंने उनको बताया, उनको जो स्क्रिप्ट दिखाई कि ये है गुजराती, ये है हिंदी की स्क्रिप्ट, और ये ऐसे बोलते हैं, तो दे वर सरप्राइज्ड कि उनको लगता था कि आई एम वेरी टैलेंटेड, कि मुझे 3 लैंग्वेजेस आती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको 3 लैंग्वेजेस आती है। उसमें एक इंग्लिश होती है, और ज़्यादातर हिंदी, और फिर अपनी मदर टंग, या फिर कई बार दूसरी, फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मलयालम भी आती है, उनको तमिल लैंग्वेज आती है, और उसके साथ उनको इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन में लैंग्वेजेस पता होती है। तो दे वर क्वाइट शॉक्ड कि कहा कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इंडियन सोसाइटी के लोग जो हैं उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक एसेट है। और अब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंग्लिश वर्सेस इंडियन लैंग्वेजेस, दिस इज़ नॉट हेल्थी। अगर मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी इंग्लिश हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कई लोग जो विरोध करते हैं, मेरा ये खुद का ऑब्जर्वेशन है, उनका विरोध इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाई करने की। मैं सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा आती है, बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है। ऐसा नहीं है, आप सीखिए, आप एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए। आपको उसमें लिटरेचर नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू बिकम विलियम शेक्सपियर, लेकिन बेसिक कम्युनिकेशन कर पाए, थोड़े बहुत आर्टिकल्स, और अपना काम हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट तो है ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं जो आपको अंग्रेज़ी में ही मिलेगा, तो इसको सीख लेना जो है वो कोई बुरी बात नहीं होगी। 75th राउंड ऑफ NSS 2017-18 यह कहता है कि 16.7% ऑफ स्टूडेंट्स पिक्ड इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन एज द रीजन टू अटेंड प्राइवेट स्कूल्स, द थर्ड मोस्ट साइटेड कोर्स।
और UDISC का रिपोर्ट जो है 2019-20 का, वो ये कहता है कि हमारे देश में 25% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और मैंने भी खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, और मैं ही एक एग्जांपल हूँ कि मुझे इंग्लिश, गुजराती और हिंदी लिखना और बोलना जो है वो स्कूल में सिखाया गया। एंड सेम थिंग गोज़ विद गुजराती लैंग्वेज एज वेल, तो स्कूल में ही सिखाया गया है। तो ऐसे मेरे मेरे क्लासमेट्स भी हैं जो मेरे साथ बचपन से पढ़ते थे, उनकी भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, तीनों लैंग्वेज के ऊपर उनकी रीजनेबल अच्छी ग्रिप है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको फिर अपनी मातृभाषा नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल एक माहौल बन रहा है या फिर जो बातचीत चल रही है, तो दिस इज़ नॉट राइट। बीइंग प्रैक्टिकल इज़ नॉट स्लेवरी। अगर हम अंग्रेज़ी सीखते हैं और बोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भी गलत बात है कि अगर कोई ऐसा कहता है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो स्मार्ट नहीं है या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं है, आपकी तरक्की नहीं होगी। नो, इट्स नॉट लाइक। अगर आप सीख सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है और अगर उसकी आवश्यकता है आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, तो फिर उसको सीखना चाहिए। अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। अपनी मातृभाषा और जो दूसरी लैंग्वेज जो अभी आपको आती है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर, राइट। तालिबान की डुप्लिसिटी हम जानते हैं कि दोहा टॉक्स में वो शांति की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो हिंसा करते रहता है। 1990s में जब रशिया अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, उससे तो कई ज़्यादा बदतर हालत जो है वो फ़िलहाल 21st सेंचुरी में अफ़गानिस्तान की है। और उस टाइम पर कुछ लीडर्स भी थे जो तालिबान का विरोध कर रहे थे। आज वहाँ पर कोई लीडर बचा ही नहीं है। 1990s में कुछ देश भी ऐसे थे जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, USA, ये सारे देश चाहते थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक ब्लैक होल ना बन जाए, यहाँ पर टेररिज्म और ये सारी चीज़ें ना हो जाए, तालिबान का राज ना आए, एक्सेट्रा। तो ये सारी, नॉट तालिबान लेकिन रशिया फिर से यहाँ पर ना आ जाए, लेकिन एक लेजिट गवर्नमेंट की स्थापना यहाँ पर हो, ये सारी चिंताएं थी। लेकिन आज ऐसी चिंता जो है वो नज़र नहीं आ रही है। फ़िलहाल सिचुएशन तो यही है कि तालिबान जो हैं, तालिबान को USA भी मानने लगा है, स्वीकृति दी है, रशिया ने भी दी है, चाइना ने भी दी है, पाकिस्तान तो मदद करते ही आया है, एज वी ऑल नो। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अब एक देश जो है, शायद पहली बार, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी जनरल नॉलेज है, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि एक पूरे देश को एक एक तालिबान जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया है, एक नई विचारधारा ने टेक ओवर कर लिया है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये डुप्लिसिटी की वजह से कई लोग जो हैं वो, उनका कहना यह है कि तालिबान का ख़ुद का एक कल्चर है, अफ़गानिस्तान में मीन्स वो उनकी ज़मीन है, वो उनका देश है, हर एक जगह पर हम डेमोक्रेसी नहीं थोप सकते। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कई लोग देते हैं, लेकिन क्या वो अपने लोगों के हित के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? मीन्स एक तरफ लोगों को मार डालना, ये कहाँ पर, ये कौन सा कल्चर हुआ? ये कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। और कई लोग सीरिया के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन सीरिया की सिचुएशन अलग है। सीरिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, बशर अल असद, जिन्होंने 2010 से लेकर अभी तक आप देखें तो उन्होंने USA और इन सारे देशों का सामना किया और अपने देश को बचाने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान के तो प्रेसिडेंट जो हैं वो भी देश को छोड़कर चले गए हैं। और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर अलग हैं, सीरिया की बॉर्डर काफ़ी पोरस बॉर्डर है, वहाँ पर सभी इंट्रूडर्स को प्रोटेक्ट मीन्स रोक पाना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलकर ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में से भारत भी निकल जाए, और USA तो जा ही रहा है, भारत भी इसमें निकल जाए। USA जो एक बात कहते रहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सिर्फ एक क्लेम ही है। जब हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को देखें तब यही लगता है कि ये सिर्फ एक बातें हैं, इट्स जस्ट अ टैग लाइन। रियलिटी में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वो शायद अब वो नहीं रहा कि वो एंड तक चीज़ों को देखे। बीच में ही अमेरिका जो है वो छोड़कर चला गया। और
तालिबान का कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है इससे, और अलकायदा और आईसिस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो धीरे धीरे फिर से रीग्रुप हो रहे हैं, धीरे धीरे वो फिर से एक्टिव होने लगे हैं। जब वियतनाम को छोड़ा था यूएसए ने, उस टाइम पर वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी थी और आज वियतनाम एक थ्राइविंग इकोनॉमी बन चुका है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होगा भारत और ईरान के लिए कि तालिबान जो है वो किस प्रकार से बिहेव करेगा और क्या उनका फ्यूचर में एजेंडा रहेगा। तो भारत और ईरान के लिए ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय तो है ही। और 21st सेंचुरी को हम मानते थे कि ये सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस रहेगी, सारे दुख दर्द जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स रखे थे वो 2030 तक दुनिया के सभी देश अचीव कर लेंगे, कोई भूखमरी नहीं होगी, हर जगह पर एजुकेशन, ये सारे जो हमारे आइडियाज़ थे, ये सारे जो सपने हैं, लगता है ये सारे सपने जो हैं वो चूर हो जाएंगे अगर देश में, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रही तो। मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे, आई एम टॉकिंग अबाउट किसान, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके लिए सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वो अपना जो पशुधन है, जो अपनी गाय भैंस है, उनको अच्छी क्वालिटी का जो खाने पीने की आइटम है, जो फीड एंड फोडर है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूशन का कहना यह है कि अगर 100 किलो फीड की रिक्वायरमेंट है तो भारत के पास ड्राई फोडर की बात करें तो 23.4 किलो की शॉर्टेज है, ग्रीन फोडर की बात करें तो 11.24 किलो की शॉर्टेज है, और कॉन्सनट्रेट फीड की बात करें तो 28.9 किलो की शॉर्टेज है। तो हमारे देश में पशुपालन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पशुपालन के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग भी हैं, लेकिन जहाँ तक पशुओं के लिए खाने पीने की बात करें, ये फीड एंड फोडर की बात करें, तो उसकी ज़बरदस्त शॉर्टेज है हमारे देश में। और इसकी वजह से ही हमारे देश की जो गाय है, भैंस हैं, वो आप दूसरे ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करें तो मिल्क प्रोडक्टिविटी 20 से 60% कम है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। और इनपुट कॉस्ट, जो आप दूध पैदा करते हैं, तो दूध, 1 लीटर दूध में, लेट्स से 1 लीटर दूध की कीमत अगर 50 रुपये है तो उसमें 60 से 70% जो खर्च हैं, वो कॉस्ट जो है, ये इनपुट कॉस्ट है। फीड एंड फोडर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक सब मिशन ऑन फोडर एंड फीड लॉन्च किया है, और इसमें यह है कि लाइव स्टॉक जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि करोड़ों लोग, तो इसका एक आंकड़ा है कि 13 करोड़ ऐसे छोटे किसान जो हैं वो, उनके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है मिल्क। और मिल्क जो है, दूध का प्रोडक्शन जो है, वो एक प्रकार से इंश्योरेंस के तौर पर भी काम करता है। जब अच्छी बारिश नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस टाइम पर दूध की जो कमाई है उससे उनका घर चलता है, तो एक प्रकार के इंश्योरेंस की तरह भी काम करता है। अब क्वालिटी फीड नहीं है, फोडर नहीं है, तो इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। हमारे देश में लगभग 200 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो डेयरी और लाइव स्टॉक फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हमें गरीबी हटानी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तो ये एक ऐसा सेक्टर है, डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, अगर इसको सपोर्ट किया जाए तो किसानों की जो ग्रास रूट लेवल की जो गरीबी है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। When the National Livestock Mission was launched in 2014, it focused on supporting farmers in producing fodder from non-forest wasteland, grassland and cultivation of coarse grains. 2014 में जब नेशनल लाइवस्टॉक मिशन लॉन्च किया गया तो उस टाइम पर जो स्कीम थी उसका मेन जो फोकस था वो ये था कि किसानों को सपोर्ट मिले और किसान जो है वो और ज़्यादा ये फीड एंड फोडर को पैदा करें उन सारी जगहों से, नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड और ग्रासलैंड में से, और ज़्यादा कोर्स ग्रेन्स जो हैं उनको पैदा करें। लेकिन कोई ख़ास वैल्यू चेन में लीकेज नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से ये मॉडल जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया। Therefore the mission has been revised, इसको रिवाइज किया गया है और इसको रीलॉन्च, सब मिशन ऑन फोडर एंड फीड के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें होगा ये कि 50% डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और जो फीड एंड फोडर के एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स हैं तो उनको 50% कैपिटल सब्सिडी और 100% सब्सिडी ऑन फोडर सीड प्रोडक्शन। तो अगर आप फोडर सीड
का प्रोडक्शन करते हैं तो 100% सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो सरकार ने ये जो सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड है, तो इसमें मेन इंटेंशन ये रखा है कि अब हब जो है ये जो एक पहिए का ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं हब, और ये जो है इसको कहते हैं स्पोक। तो अगर आप हब को सपोर्ट करेंगे तो स्पोक जो है उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि सरकार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को पैसे प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप ये फीड एंड फोडर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका पैकेजिंग कर रहे हैं और मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, तो सरकार आपकी मदद करेगी। तो इससे होगा ये कि ज़्यादा फीड एंड फोडर का प्रोडक्शन होगा तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और किसान जो हैं वो इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। वैसे किसानों को भी सपोर्ट किया जाएगा, तो इस चीज़ की वजह से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो गरीबी हटाई जाएगी। तो यही इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक सबसे जो इसकी रूह है वो यही है कि ऐसे मॉडल के माध्यम से सरकार जो है ये सब मिशन ऑन फीड एंड फोडर जो है वो ऐसे काम करेगा। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर एनजीओज़ हैं। तो ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें बेनिफिट ले सकती है। द स्कीम विल प्रोवाइड 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू 50 लाख टूवर्ड्स project cost to the beneficiary for infrastructure development and for procuring machinery for value addition in feed such as hay, silage, total mixed ration। तो अगर आपको ऐसे फैक्ट्री लगाते हैं तो सरकार आपको 50 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। और इसमें मिडल मैन भी नहीं होंगे, डायरेक्टली आप मार्केट में आपका जो सामान है वो मार्केट में बेचेंगे तो किसान को मिडल मैन नहीं होंगे, तो बीच में किसी का प्रॉफिट नहीं होगा, तो किसानों के लिए भी इसको अफोर्ड कर पाना पॉसिबल हो जाएगा। इसी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये भी रहता है कि जो ग्रीन फोडर है वो उसकी क्वालिटी ग्रीन फोडर की शॉर्टेज रहती है। तो अब सरकार चाहती है कि थ्रू आउट द ईयर जो किसान है वो दो बड़ी सीजन्स के बीच में, दो बड़ी क्रॉप की सीज़न जो होती है तो उसमें बीच में आप ऐसे ग्रीन फोडर को उगाएं और फिर उनको इन फैक्ट्रीज तक पहुंचाएं, और ये फैक्ट्रीज जो हैं वो फिर उसमें एडिशन करके, वैल्यू एडिशन करके वो मार्केट तक पहुंचाएगी। हमारे देश में 535.78 मिलियन अप्रॉक्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, और अगर इस स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारे देश के लिए। न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग अटेंड की, और उसके ऑफकोर्स चेयर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हेड होते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको लेकर एक मीटिंग थी। फिर एस जयशंकर साहब ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब के साथ एक डिस्कशन की। यूएनएचआरसी ने एक स्पेशल सेशन नेक्स्ट वीक अरेंज किया है फॉर अफ़गानिस्तान सिचुएशन, और भारत काफ़ी नाराज़ हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं तो उनके कुछ कल्चरल हेरिटेज को राजा रंजीत सिंह जी जो हैं तो उनका जो पुतला था तो उसको वहाँ पर कुछ रेडिकल ग्रुप्स ने तोड़ फोड़ दिया है। वैक्सीनेशन कवरेज 56 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। न्यूजीलैंड ने फिर से एक स्नैप लॉकडाउन लगाया है, एक डेल्टा वेरिएंट वहाँ पर मिला है तो इसकी वजह से। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 1 सितंबर 1947, और आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। आई विल सी यू सून टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।